हेलो फ्रेंड्स, मेरे काफ़ी व्यूअर्स ने मुझे रिक्वेस्ट किया है कि मैं उन्हें कोरोना के एलोपैथिक ट्रीटमेंट के बारे में कुछ ब्रीफ में समझाऊं। तो मैंने यहाँ पर आज आपको कोरोना के ट्रीटमेंट के बारे में कुछ समझाने की कोशिश की है। आशा करता हूँ कि आप सब लोगों को समझ में आएगी। कोरोना के पेशेंट को हमने डिजीज़ के हिसाब से 3 स्टेज में डिवाइड किया है, माइल्ड, मॉडरेट एंड सीवियर। जिस पेशेंट को कोरोना के सिम्टम्स है बट ब्लड मार्कर्स एलिवेटेड नहीं है या उनको श्वास में तकलीफ नहीं है, ऐसे लोगों को हम माइल्ड डिजीज में इन्वॉल्व करते हैं। जिन लोगों को मार्कर्स एलिवेटेड है, सीटी स्कैन में इन्वॉल्वमेंट है बट लेस देन 50% है, प्लस थोड़ी ब्रीदिंग प्रॉब्लम है, उन लोगों को हम मॉडरेट डिजीज में इन्वॉल्व करते हैं। और जिन पेशेंट को मार्कर्स काफ़ी ज़्यादा एलिवेटेड है, सीटी स्कैन के अंदर लंग्स 50% से ज़्यादा इन्वॉल्व है या उनका ऑक्सीजन का लेवल 90% या उससे भी कम आने लग गया हो, प्लस उनको ब्रीदिंग प्रॉब्लम है, उन लोगों को हम सीवियर डिजीज बोलते हैं। अब कोरोना का ट्रीटमेंट टोटली 2 स्टेज में डिवाइड है, फर्स्ट वीक ऑफ ट्रीटमेंट एंड सेकेंड वीक ऑफ ट्रीटमेंट। फर्स्ट वीक ऑफ ट्रीटमेंट टोटल ही सिम्टम बेस्ड ट्रीटमेंट होता है और सेकेंड वीक ऑफ ट्रीटमेंट जो होता है वो स्पेसिफिक ट्रीटमेंट होता है। बट मैं आपको यहाँ पे एक चीज़ वेरी क्लियर करना चाहता हूँ कि मैं ये ट्रीटमेंट आपको समझाने के लिए कर रहा हूँ। इसका मतलब आप कभी भी जो मेडिसिन या मैं नाम यहाँ पे बताऊँ अपने घर पे अपने आप लेने की ट्राई ना करें। हमेशा आपके लोकल डॉक्टर के कांटेक्ट में रहिए और जैसा डॉक्टर बताए उसके हिसाब से ही आपको ट्रीटमेंट में आगे बढ़ना है। सबसे फर्स्ट सिम्टम जैसे मैंने बताया फीवर होता है, तो उसके लिए ओनली एंड ओनली पैरासीटामोल आपको लेनी है और वो पैरासीटामोल आप दिन में 3 बार या 4 बार ले सकते हैं। पैरासीटामोल कभी भी आपको भूखे पेट या एम्प्टी स्टोमक नहीं लेनी है, हमेशा कुछ खाने के बाद में ही आपको पैरासीटामोल लेनी है। सेकंड, कफ सिरप। अगर आपको कफ है तो ही आपको कफ सिरप लेने की ज़रूरत है, अगर आपको कफ नहीं है तो आपको कफ सिरप लेने की ज़रूरत नहीं है। थर्ड मोस्ट कॉमन जो मेडिसिन यूज में लेते हैं लोग, एंटीबायोटिक। हम इंडिया में हैं, इंडिया में फीवर एंड कफ का मोस्ट कॉमन रीजन बैक्टीरियल इन्फेक्शन भी होता है। तो अगर आप यहाँ पे एंटीबायोटिक का शॉर्ट कोर्स 5 दिन के लिए डॉक्सीसाइक्लिन या एजिथ्रोमाइसिन भी लेते हैं तो इट्स ओके, वो आप 5 दिन के लिए ले सकते हैं। फोर्थ ट्रीटमेंट जो मोस्ट कॉमनली डॉक्टर्स लोग हम लिखते हैं, मल्टीविटामिन एंड जिंक। मल्टीविटामिन एंड जिंक हमारी बॉडी की इम्यूनिटी को बढ़ाते हैं, तो इसको भी हम साथ में अगर लेंगे तो शायद अपने बॉडी की इम्यूनिटी अच्छी रहेगी, तो इन टैबलेट्स को हम ले सकते हैं। जो फिफ्थ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन एक मेडिसिन नहीं है, बट मैं यहाँ पे आपको ऑक्सीजन के बारे में कुछ स्पेशल हाईलाइट करना चाहता हूँ। किसी को भी जब कोरोना हो तो उसको अपने बॉडी के वाइटल्स जो हम बोलते हैं, ब्लड प्रेशर, पल्स, ऑक्सीजन का लेवल एंड टेम्परेचर एवरी 6 आवर्ली उसको मेजर करना चाहिए। ऑक्सीजन का लेवल 95 से अगर अबोव है तो आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आपको ऑक्सीजन का लेवल 91 से 94 के बीच में है तो आपको ऑक्सीजन का लेवल थोड़ा कम है। ऐसे लोगों को हम सलाह देते हैं कि उनको प्रोन पोजीशन में लेटना चाहिए। प्रोन पोजीशन में लेटने से हमारे जो बैक के जो लंग्स होते हैं वो काफ़ी एक्सपांड होते हैं, तो उससे ऑक्सीजन का लेवल थोड़ा बढ़ जाता है। लेकिन जिन लोगों का ऑक्सीजन शुरुआत में या कोरोना का ट्रीटमेंट चल रहा है उसके बीच में 90 तक अगर पहुंच जाता है तो ये थोड़ी सीरियस बात है, तो इसके लिए आपको जल्दी से जल्दी डॉक्टर की सलाह लेनी चाहिए और ऐसे पेशेंट को प्रोन पोजीशन में लेटना चाहिए। लेकिन अगर प्रोन पोजीशन में लेटने के बावजूद भी अगर ऑक्सीजन का लेवल 90 या उससे कम रहता है तो आपको डॉक्टर से ज़रूर सलाह लेनी चाहिए या हॉस्पिटलाइज होने की ज़रूरत है। ऐसे लोगों का हम कैसे पता करें जिनका ऑक्सीजन का लेवल 95 है बट सडनली उनको कभी ऑक्सीजन का लेवल कम हो जाता है? तो ऐसे लोगों का पता करने के लिए हमारे पास एक तरीका है। जब भी आपका ऑक्सीजन का लेवल 94-95 हो, ऐसे लोगों को आप बोल सकते हैं कि आप 6 मिनट वॉक टेस्ट एक होता है, उसमें हम पेशेंट को बोलते हैं कि आप 6 मिनट चल के दिखाइए और 6 मिनट चल के आने के बाद में अगर उनका ऑक्सीजन का लेवल 4% या उससे ज़्यादा ड्रॉप होता है तो ऐसे पेशेंट को थोड़ा केयरफुली ट्रीटमेंट देना चाहिए, सीरियसली लेना चाहिए, बिकॉज उनका ऑक्सीजन का लेवल कभी भी ज़्यादा ड्रॉप हो सकता है। 6 मिनट बहुत ज़्यादा जरूरी नहीं है, जो पेशेंट जितना कंफर्टेबल हो उतना। कोई पेशेंट 2 या 3 मिनट में अगर थक जाता है तो उस समय भी अगर उसका ऑक्सीजन का लेवल कम आता है तो डेफिनेटली ऐसे पेशेंट को हमको केयरफुली
ट्रीट करना है। सिक्स्थ ड्रग जो भी बहुत कॉमनली यूज में जब कोरोना चालू हुआ था, जब आई थी, HCQ, एंटी मलेरियल ट्रीटमेंट। HCQ जब कोरोना नया नया आया था, जब हम लोगों ने काफ़ी प्रोफाइलैक्टिकली भी लिया है और ट्रीटमेंट में भी लिया है, बट अभी आज की तारीख में उसके इतने एविडेंसेस नहीं है, सो मोस्टली HCQ हम लोग अब नहीं लिखते हैं। एक और टैबलेट है एंटी हेलमिंथिक टैबलेट, जिसको आइवरमेक्टिन बोलते हैं। अगेन 2020 जून में जब इसके डेटा आए थे, एक आइवरमेक्टिन प्रोफाइलैक्सिस या बचाव के अंदर बहुत ज़्यादा उपयोगी है और ट्रीटमेंट में भी उपयोगी है। बट अभी जो अवेलेबल डेटा है, अभी जो इतने रोबस्ट डेटा नहीं है उसके आइवरमेक्टिन के, तो अगर आप आइवरमेक्टिन नहीं लेंगे तो भी चल सकता है। नेक्स्ट थेरेपी जो बहुत कॉमनली मैंने यूज में लेते हुए देखा है, प्लाज्मा थेरेपी। प्लाज्मा थेरेपी समझाने से पहले मैं आपको थोड़ा ब्रीफ में बताना चाहूँ, जब भी हमको कोई इन्फेक्शन होता है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन या वायरल इन्फेक्शन, तो हमारी बॉडी में उससे फाइट करने के लिए एंटीबॉडीज बनती है जो उस वायरस या बैक्टीरिया को मारती है। तो एंटीबॉडीज ब्लड के अंदर होती है, तो हम जिस पेशेंट को कोरोना हो चुका होता है उसके 1 महीने बाद में उसके ब्लड में एंटीबॉडी जो घूम रहे होते हैं, तो हम प्लाज्मा लेके हम जिस पेशेंट को नया नया कोरोना हुआ या 1-2 दिन वाला कोरोना, उसको बॉडी में इन्फ्यूज करते हैं ताकि उसके अंदर जो ऑलरेडी रेडीमेड एंटीबॉडीज है वो जल्दी से उस पेशेंट के कोरोना को खत्म कर पाए। एंटीबॉडीज के काफ़ी ट्रायल हो चुके हैं, बट एंटीबॉडीज जो प्लाज्मा थेरेपी बोलते हैं वो माइल्ड कोरोना डिजीज में यूजफुल है। या अगर आप प्लाज्मा थेरेपी देते हो तो कोरोना के जो होने के 4 या 5 दिन या मैक्सिमम 7 दिन के अंदर आप देंगे तो उसका इफेक्ट आएगा, लेकिन 7 दिन के बाद में अगर आप प्लाज्मा थेरेपी देंगे तो उसका कोई इफेक्टिव रोल नहीं है। नेक्स्ट लाइन ऑफ ट्रीटमेंट इज एंटीवायरल ड्रग्स। आपको मैं एक चीज बता दूं कि जो भी वायरल इलनेसेस होती है हमारी बॉडी में वो सेल्फ लिमिटिंग होती है। यूजली 5 to 7 डेज के बाद में वायरल ऑटोमेटिकली हमारे बॉडी की एंटीबॉडीज की वजह से खत्म हो जाते हैं। और जो भी हम ट्रीटमेंट करते हैं वो वायरस ने जो डैमेज किया है उसको हम सुधारने के लिए जो ट्रीटमेंट करते हैं। तो इसी तरह से कोरोना के अंदर भी एंटीवायरल ड्रग्स का रोल है, बट बहुत ज़्यादा रोल नहीं है। और 2 एंटीवायरल ड्रग्स अभी अवेलेबल है, फेविपिराविर एंड रेमडेसिविर। आपने देखा हो ज़्यादातर लोग ओरल फेविपिराविर नाम से जो ड्रग्स होती है वो काफ़ी टैबलेट्स होती है वो, बट एंटीवायरल ड्रग्स इफेक्टिव हैं ओनली अगर आपने फर्स्ट वीक के अंदर लिए है तो। और मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से मैं बता रहा हूँ कि फेविपिराविर का इतना ज़्यादा इफेक्टिव रोल नहीं है। सेकंड एंटीवायरल ड्रग है रेमडेसिविर। रेमडेसिविर ड्रग भी माइल्ड डिजीज वाले लोगों को देने की ज़रूरत नहीं है। रेमडेसिविर इफेक्टिव है अगर आपने फर्स्ट 7 डेज या फर्स्ट 10 डेज में पेशेंट को दी है, प्लस उसका रोल मॉडरेटली सीवियर डिजीज वाले पेशेंट के अंदर ज़्यादा है। तो अगर माइल्ड डिजीज वाले पेशेंट में अगर आप रेमडेसिविर नहीं देंगे तो भी चलेगा, लेकिन मॉडरेटली सीवियर डिजीज वाले पेशेंट के अंदर विद इन 7 to 10 डेज के अंदर रेमडेसिविर देंगे तो उसका इफेक्ट ज़्यादा अच्छा आएगा। नेक्स्ट लाइन ऑफ ड्रग है स्टेरॉइड। स्टेरॉइड को डिस्कस करने से पहले मैं आपको थोड़ा सा इसकी पैथोफिजियोलॉजी या कोरोना डिजीज कैसे पैदा करता है बॉडी में उसके बारे में बता देता हूँ कि कोरोना हमारे श्वास या हवा के द्वारा या उसके द्वारा नाक या मुंह के थ्रू बॉडी में एंटर करता है और वो एक रूट ऑफ ट्रांसमिशन है, बट अल्टीमेटली वो लंग्स में जाके, और लंग्स में एक रिसेप्टर होता है ACE2 रिसेप्टर, उसको जाके अटैच होता है और उसके साथ में वो सेल्स में जाता है और वहाँ पे अपनी जो बहुत सारे कोरोना वायरस का मल्टीप्लिकेशन होता है और वहाँ से वो डैमेज चालू करते हैं। और जब एक बार बॉडी के सेल्स के अंदर कोरोना वायरस पहुँच जाता है तो वहाँ से बॉडी के मैकेनिज्म और न्यूक्लियस के थ्रू सिग्नल्स प्रोड्यूस करता है जो बॉडी में जो अलग अलग टिश्यू है उसको डैमेज करने के लिए सिग्नल्स निकालता है। जो सिग्नल्स जो हम ब्लड रिपोर्ट में हम देखते हैं CRP, ये IL-6, ये सब एक तरह से मार्कर है ट्यूमर नेक्रोटिक फैक्टर जो बताते हैं कि सेल्स के अंदर कहीं ना कहीं सेल का डैमेज चल रहा है। तो आपने एक कॉमन चीज सुनी होगी, बहुत कॉमनली यूज्ड अभी, साइटोकाम स्टॉर्म। साइटोकाम स्टॉर्म क्या होता है? जब कोरोना वायरस ने हमारे बॉडी में प्रवेश किया, 7 दिन के अंदर उसने प्रवेश करने के बाद में अपने बॉडी को, इम्यून सिस्टम को इतना स्टिमुलेट कर दिया
कि हमारी बॉडी को अब ये भी नहीं पता चल रहा है कि नॉर्मल टिश्यू कौन सा और एबनॉर्मल टिश्यू कौन सा है, और बॉडी हाइपर इम्यून सिस्टम की वजह से बॉडी की नॉर्मल सेल्स को भी डैमेज करने लग जाती है। तो स्टेरॉइड क्या करता है, ये बॉडी की जो इम्यून सिस्टम को कम करता है। इसलिए हम हमेशा प्रिकॉशनरीज बोलते हैं कि स्टेरॉइड बॉडी में नुकसानदायक होता है, तो कभी भी पेशेंट्स को बिना डॉक्टर की सलाह से स्टेरॉइड यूज में नहीं लेना चाहिए। स्टेरॉइड यूज करने का सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि स्टेरॉइड को कितनी डोज में यूज में लेना और कब यूज में लेना, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इसका साइंटिफिक बेसिस होना बहुत ज़रूरी है। तो कभी भी स्टेरॉइड आप अपने आप से चालू मत कीजिएगा। तो जब पेशेंट की डिजीज मॉडरेट से सीवियर हो जाती है, पेशेंट को 1 वीक में अगर उसको रिलीफ नहीं मिला है, तो दैट मीन्स पेशेंट नाउ अभी वो साइटोक्रोम स्टॉर्म में है। मतलब हमको पेशेंट की इम्यूनिटी को थोड़ा कम करना ताकि बॉडी में डैमेज थोड़ा सा कम हो, ऐसे लोगों को हम स्टेरॉइड देते हैं। और स्टेरॉइड ओरल भी होता है और इंजेक्टेबल फॉर्म में भी होता है। तो स्टेरॉइड बॉडी में जाके अपने बॉडी को इम्यून सिस्टम को थोड़ा कम करता है। उसी वजह से स्टेरॉइड जब देते हैं तब सेकेंडरी इन्फेक्शन के रिस्क और ज़्यादा बढ़ जाती है। इसीलिए जब पेशेंट स्टेरॉइड पे होता है तो उसको बहुत ज़्यादा केयरफुल रहने की ज़रूरत होती है इन्फेक्शन वगैरह से। स्टेरॉइड के बाद नेक्स्ट लाइन ऑफ ट्रीटमेंट आता है इम्यूनोमॉड्यूलेटर, जो आपने सुना होगा, आजकल सब लोगों ने सुना है, टोसिलिजुमैब। जब लोगों को स्टेरॉइड से रेस्पॉन्स नहीं मिलता है या स्टेरॉइड देने के बावजूद भी रेस्पॉन्स नहीं मिलता है, तब हम काफ़ी सी मेडिसिन अवेलेबल है मार्केट जो इम्यूनोमॉड्यूलेटर, मतलब अपने बॉडी के इम्यून सिस्टम को मॉड्यूलेट या चेंज करता है या उसको और ज़्यादा सप्रेस करता है। तो टोसिलिजुमैब भी उसी तरह का एक एजेंट है। तो जिन लोगों को स्टेरॉइड से इम्प्रूवमेंट नहीं आता उन लोगों को हम टोसिलिजुमैब देते हैं। अब टोसिलिजुमैब शॉर्ट सप्लाई में चलती है, अवेलेबल भी नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं है कि टोसिलिजुमैब नहीं है तो और कोई अल्टरनेट नहीं है। हमारे पास काफ़ी अल्टरनेट अवेलेबल है मार्केट में, जो आपके हॉस्पिटल में आपके इम्यूनोलॉजिस्ट या आपके इन्फेक्शन स्पेशलिस्ट डॉक्टर को सबको पता होता है। मैं यहाँ पे नाम नहीं लेना चाहूँगा कि कौन सी चीज़ मार्केट में अवेलेबल, बट इसके काफ़ी अल्टरनेट अवेलेबल है और हम यहाँ पर काफ़ी पेशेंट को वो दे चुके हैं और हम काफ़ी अच्छा रिजल्ट देख चुके हैं। इम्यूनोमॉड्यूलेटर देने के बाद में भी अगर पेशेंट को इम्प्रूवमेंट नहीं होता है तो जो ट्रीटमेंट चलता है उसके बाद में सब सपोर्टिव ट्रीटमेंट होता है। अभी न्यूअर जो एंटी कोविड ट्रीटमेंट के अंदर ऐड हुए हैं वो एक होती है एंटी इन्फ्लेमेटरी मेडिसिन कोल्चिसिन। कोल्चिसिन भी एक तरह से बॉडी के अंदर इन्फ्लेमेशन को कम करता है, तो हम काफ़ी लोगों में अब यूज में लेने लगे हैं। एक नई चीज़ अभी चालू हुई है, इनहेल्ड स्टेरॉइड, मतलब श्वास के साथ में हम पाउडर फॉर्म में जो ब्यूडेसिनॉइड होती है उसको हम श्वास के साथ में लेने का बोलते हैं पेशेंट को। तो जो स्टेरॉइड होता है वो लंग्स में जाता है और श्वास के साथ वापस बाहर निकल जाता है। लेकिन जो लोग ब्यूडेसिनॉइड इनहेलर लेते हैं उनके लिए मेरी खास रिक्वेस्ट है कि वो अपने ओरल हाइजीन का बहुत ज़्यादा ध्यान रखें, बिकॉज जब स्टेरॉइड अंदर जाते हैं तो मुंह या नाक में सेकेंडरी इन्फेक्शन या फंगल इन्फेक्शन होने की संभावना सबसे ज़्यादा रहती है। इसलिए अपने ओरल हाइजीन का पूरा ध्यान रखें। अभी इन दिनों में आपने काफ़ी सुना होगा म्यूकोरमाइकोसिस या ब्लैक फंगस के बारे में। ब्लैक फंगस एक ऐसी चीज़ है जिसको हम अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन बोलते हैं। जब भी हमारी बॉडी की इम्यूनिटी डाउन होती है, जब भी हमारी बॉडी की फाइटिंग कैपेसिटी कम होती है, जब अंदर फंगस डेवलप होना चालू हो जाता है, तो ऐसे लोगों में जो डायबिटिक पेशेंट है, जिन्होंने स्टेरॉइड लिया है, जिन लोगों को टोसिलिजुमैब या इम्यूनोमॉड्यूलेटर थेरेपी दी गई है, या जिन लोगों की ओरल हाइजीनिंग अच्छी नहीं है, उन लोगों को म्यूकोरमाइकोसिस होने की रिस्क सबसे ज़्यादा होती है। जस्ट ब्रीफ में मैं बताना चाहूँगा कि अगर आपको कोविड हुआ है, अगर आप उससे रिकवर हो गए, लेकिन अगर आपने स्टेरॉइड रिसीव किया है, अगर आपको टोसिलिजुमैब रिसीव किया, अगर आपकी ओरल हाइजीनिंग अच्छी नहीं है, अगर आपको ऑक्सीजन थेरेपी मिली है, तो आप जो इसके वार्निंग सिम्टम है उसका हमेशा ध्यान रखिए। वार्निंग सिम्टम म्यूकोरमाइकोसिस के, आपके मुंह के चारों तरफ पेन होगा, आपको मुंह पे स्वेलिंग आ जाएगी, सिर दर्द होगा, आंखों के पीछे काफ़ी तेज दर्द होगा या आंखों और मुंह के अंदर स्वेलिंग आने लगे। साथ ही साथ अगर नाक के अंदर ब्लैक कलर का ब्लड जैसा या कुछ भी डिस्चार्ज चालू हो जाए तो डेफिनेटली आपको तुरंत ईएनटी स्पेशलिस्ट से मिलना चाहिए, क्योंकि ये म्यूकोरमाइकोसिस के साइन हो सकते हैं। नेक्स्ट लाइन ऑफ ट्रीटमेंट है एंटीकोगुलेंट या खून पतला करने की दवाई। आपने सुना होगा कोरोना के जो पेशेंट होते हैं उसके अंदर हम बार बार डी डाइमर करवाते हैं, और डी डाइमर हमको ये सजेस्ट करता है कि ब्लड में कहीं पे कुछ क्लॉट या खून गाढ़ा हो रहा है या
नहीं हो रहा है। कोरोना वायरस की वजह से जो टॉक्सिन्स रिलीज होते हैं वो क्या करते हैं, हमारे बॉडी के अंदर जो एंजाइम्स जो खून को गाढ़ा करते हैं उनकी क्वांटिटी बढ़ा देते हैं, प्लस जो खून को पतला रखते हैं उनकी क्वांटिटी को कम कर दे। उसी वजह से छोटी छोटी जो ब्लड वेसल्स होती है हमारे हार्ट के अंदर, ब्रेन के अंदर, फेफड़ों के अंदर, पाँव के अंदर, तो उन सब नलियों के अंदर खून के क्लॉट्स बनने या गट्ठा बनना चालू हो जाता है। हमने कोरोना की वजह से काफ़ी लोगों के पाँव के नलियों को बंद होते हुए देखा है, काफ़ी लोगों को पाँव कटवाना पड़ा या एम्पुटेशन जिसको बोलते हैं वो करना पड़ा। कोरोना की वजह से काफ़ी पेशेंट को हमने हार्ट अटैक आते हुए देखा है, काफ़ी पेशेंट को ब्रेन में अटैक आते हुए देखा है। तो कोरोना वायरस जब इन्फेक्शन होता है तो एक जो ड्रग बहुत इंपॉर्टेंट वो है एंटीकोगुलेंट जिसको हम बोलते हैं, या खून पतला करने की दवा का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल है। अगर किसी को मॉडरेट या सीवियर डिजीज है तो उनको हम शुरुआत के 7 दिन के अंदर खून पतला करने की यूजुअली इंजेक्शन देते हैं, और एक बार इंजेक्शन देने के बाद में हम उनको जो न्यूअर एंटीकोगुलेंट ड्रग्स बोलते हैं जो टैबलेट के फॉर्म में होती है उसके ऊपर स्विच करते हैं, और वो टैबलेट्स ऑलमोस्ट 2 या 3 वीक्स तक हम चालू रखते हैं। तो अगर आप खून पतला करने की दवाई लेंगे, आपके डॉक्टर की सलाह के अनुसार आप एंटीकोगुलेंट जो हम बोलते हैं इंजेक्शन लेंगे, तो आपको जो खून गाढ़ा होने के प्लस उसके जो कॉम्प्लिकेशन है उसके चांसेस काफ़ी कम हो जाएंगे। काफ़ी बार हमने देखा है कि पेशेंट हॉस्पिटल में एडमिट होता है और उनका ऑक्सीजन का लेवल सडनली डाउन हो जाता है। तो ऐसे लोगों के अंदर हम लंग्स की एंजियोग्राफी करते हैं और हम पाते हैं कि लंग्स के अंदर छोटी छोटी वेसल्स के अंदर खून काफ़ी गाढ़ा होकर क्लॉट बन गया है, और ऐसे पेशेंट को हम खून पतला करने का एक काफ़ी हाई पावर का जिसको अल्टीप्लेज इंजेक्शन बोलते हैं वो इंजेक्शन बोलस देते हैं, प्लस उसके बाद में उसको 24 आवर्स तक चालू रखते हैं, और इसके भी काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स हमको मिले हैं। तो खून पतला करने की दवाई कौन सी देनी है, कितनी देनी है, ये अगेन मैं आपको सलाह दूंगा कि आप अपने आप से चालू नहीं करें, आप अपने ट्रीटिंग डॉक्टर से ज़रूर मिलके और उनकी सलाह के अनुसार चालू करें। तो दोस्तों यहाँ पे मैंने आपको कोरोना के ट्रीटमेंट में हम एलोपैथिक ट्रीटमेंट क्या देते हैं उसके बारे में ब्रीफ से डिस्कस किया है, बट मेरी एक इम्पॉर्टेंट सलाह यहाँ पे ऐसा है कि मैंने प्राय देखा है कि पेशेंट माइल्ड डिजीज हो या मॉडरेट डिजीज हो या सीवियर डिजीज हो, एक बार ठीक होने के बाद में वो डॉक्टर की सलाह को प्रॉपरली फॉलो नहीं करते हैं। डॉक्टर को वापस फॉलोअप के लिए जो 1 वीक या 10 डेज में आना चाहिए वो नहीं दिखाने के लिए आती है। ज़्यादातर लोगों को मैंने देखा है घर जाने के बाद में वो कोई भी ट्रीटमेंट को इतना सीरियसली नहीं लेते हैं। लेकिन मैं आपको एक चीज़ कहना चाहूँगा कि जो मैंने खून पतला करने की दवाई के बारे में बताया उसका फॉलोअप बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मैंने देखा है प्राय कि जो लोग खून पतला करने की दवाई या तो नहीं लेते या मिस हो जाती हैं, उन लोगों को ही कोरोना होने के बाद में हार्ट अटैक या ब्रेन का स्ट्रोक या पाँव में क्लॉट का बनना यूजुअली देखा गया। तो जो भी डॉक्टर आपको दवाई लिखे उसको बराबर आप लीजिए और 8 से 10 डेज बाद में ज़रूर से फॉलोअप में वापस से आइए। तो फ्रेंड्स 98 से 99% कोरोना पेशेंट ठीक हो जाते हैं, इसलिए आपको बिल्कुल भी पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। और हाँ, याद रखिएगा, अगर हमको कोरोना को जड़ से मिटाना है, कोरोना को भगाना है, तो वैक्सीन जरूर से लेना है। यहाँ पर मैं एक वैक्सीन के लिए इम्पोर्टेंट चीज़ बताने वाला हूँ कि हमारे पास काफ़ी फ़ोन कॉल आते हैं। जो पेशेंट हार्ट की कुछ दवाई ले रहे हैं, खून पतला करने की दवाई ले रहे हैं, उनको वैक्सीन के पहले वो दवाई बिल्कुल भी बंद नहीं करनी है। जो आपकी क्रोनिक डिजीज जैसे डायबिटीज़ की प्रॉब्लम है या हार्ट की प्रॉब्लम है, ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम है, उसके लिए आपकी जो भी मेडिसिन चल रही हो वो मेडिसिन को वैसे ही चालू रखना है। मुश्किल कोई आ जाए तो डरने से क्या होगा, जीने की तरकीब निकालो, मरने से क्या होगा, मरने से क्या होगा।